नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, लॉन्ग टर्म और पोजिशनल जरिए से भी आपके लिए कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं कि कहां पर किस तरह के अराइवल्स डेटा किस तरह के आ रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के लेकर किस तरह के नंबर से। आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे आगे शो में। बीरेन वकील साहब है पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से, भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट है, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही तरुण सत्संगी जी हैं silkroot.ag से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। साथ ही शुगर पर भी एक हमारे साथ खास मेहमान आगे होंगे। हेमंत शाह है, को फाउंडर और डिप्टी सीईओ हैं एग्री मंडी से। उनसे बात करेंगे शुगर सेक्टर के आउटलुक को लेकर। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड को लेकर, क्योंकि गोल्ड काफ़ी समय से एक सुस्त बड़ी चाल दिख रही है। वीरेंद्र सर, क्या लग रहा है आपको, गोल्ड की चाल क्यों इतनी सुस्ती दिख रही है? कब यहाँ पर बड़ी तेजी की उम्मीद करें, कब से? जैसे इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल रिस्क, फिलहाल ये सब डिस्काउंट हो चुके हैं, बट फिर भी एक रिस्क डिस्काउंट होना बाकी है, वो अमेरिका की ट्रेड सेलिंग, डेट सेलिंग के लगते हुए। तो इसका थोड़ा रिस्क प्रीमियम इसमें आना चाहिए $50-60 तक का। तो टेंटेटिव रेंज मेरे हिसाब से यहाँ 1905 से 1970 की रहेगी। इंडियन टर्म्स में 58,459, 500, 700 के बीच की रहनी चाहिए। आज के दिन में बाय ऑन डिप्स प्रेफर करूंगा। तो ये सलाह है गोल्ड को लेकर। आप भूपेश जी क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर को के लिए, अगर किसी को ट्रेड करना हो इंट्राडे के लिए, तो क्या राय है? जी नमस्कार सर। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में बाजार मुझे लगता है कि अभी शॉर्टर टर्म में बहुत नेगेटिव बना हुआ है। कल लगभग 600 पॉइंट के करीब गोल्ड में मंदी देखी गई थी, जो कि क्लोजिंग बेसिस पर थी। तो मैं कहूंगा कि गोल्ड जब तक 58,950 क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें बिकवाली जारी रखनी चाहिए, और जो लेवल है 58,900 से 950 के मध्य, वहां बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 59,050 के ऊपर का रखें, नीचे 58,700, 58,600 का लक्ष्य रखें। वहीं चांदी की बात करें तो कल शाम के सत्र में चांदी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा रिवर्सल का साइन है। मुझे लगता है कि 72,400 के ऊपर चांदी जब तक ट्रेड कर रही है तब तक चांदी में खरीदारी करके ही व्यापार करना चाहिए। अभी बाजार थोड़ा बढ़ा हुआ है, 72,800 से 900 के मध्य चांदी खरीदारी करनी चाहिए। 72,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 73,450 और 73,850 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, चलिए गोल्ड सिल्वर के बाद अब कुछ बॉन्ड मार्केट की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत के जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने की खबर से आज पीएनबी गिल्ड्स के शेयर में जबरदस्त तेजी है। 20% की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इससे कंपनी को कितना फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी विकास गोयल साहब, पीएनबी गिल्ड के एमडी है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सर, सबसे पहले बताइए, ये जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने से कितना फायदा होगा और इससे कितना इन्फ्लो आने वाले समय में भारत के बॉन्ड मार्केट में देखने को मिल सकता है? आपका बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आपके शो पे। आपका आंसर करने के लिए आपका क्वेश्चन का हमारे देश को फायदा होगा विद दीज इनफ्लोज, बॉन्ड मार्केट को फायदा होगा, एंड एज अ रिजल्ट पीएनबी गिल्ड्स को भी फायदा होगा, क्योंकि पीएनबी गिल्ड्स इज प्राइमरी डीलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिसमें सारा फ्लो आएगा। जो फ्लो आने की आशा है वो है 20 से $25 बिलियन का फ्लो आएगा। फ्लो स्टार्ट होगा जून 24 से। ट्रेडिशनली ये एक इंडेक्स है, और भी इंडिसेस हैं, तो अगर एक में हो जाता है इंक्लूजन तो और में भी नॉर्मली इंक्लूड हो जाता है। सो ये जो 24 है ज्यादा हो सकता है एज जो अदर इंडेक्स में अगर इंडिया इंक्लूड हो जाए। सो एनीवेयर बिटवीन 24 से 50 बिलियन का फ्लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आ सकता है। और बड़ा इन्फ्लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आ सकता है। अगर एक ग्लोबल इंडेक्स में आने से अब बाकी इंडेक्स के लिए भी रास्ता खुल गया है आने वाले समय में। जो भारत का जो बॉन्ड मार्केट है वो ग्लोबल बॉन्ड के बड़े बड़े इंडेक्स में भी आगे भी शामिल हो सकता है। सर, इसमें क्या भारत के क्रेडिट प्रोफाइल में भी सुधार होगा और इससे सरकार और के साथ साथ कॉर्पोरेट्स के भी जो बोरोइंग कॉस्ट होंगे वो भी कम हो सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।
and this is very wise. So, as international investors, India में invest करेंगे, they'll get exposed to what Indian markets are all about. So obviously ये इससे रास्ता खुलेगा for credit markets, for non-government bonds to be invested in by these foreigners. So obviously एक तो ये है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट का, दैट कैन बी फाइनेंस्ड एट अ लोअर कॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंक्लूजन एंड सब्सिक्वेंटली अदर इंक्लूजन्स. दूसरा है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट है, दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्राइसिंग ऑफ अदर सॉर्ट्स ऑफ बॉन्ड्स लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड अदर बॉन्ड्स. सो the cost there also can then come down subsequently because of interest from foreigners. So ये जो start है, ये रनवे का स्टार्ट है. सो दिस इज लाइक आई सेड वेरी गुड न्यूज़, बट इट इज ओनली अ स्टार्ट, इट इज नॉट द एंड. ओके, बहुत अच्छा होगा क्योंकि क्रेडिट प्रोफाइल में अगर सुधार होता है तो सरकार की जो बोरोइंग कॉस्ट कम होगी तो उसका असर, फायदा जो दिखेगा वो फिस्कल डेफिसिट कम होगा. ये एक अच्छी खबर है. साथ ही ओवरऑल जो पूरी इकोनॉमी के लिए वहां पे अगर बोरोइंग कॉस्ट कम होते तो इसका ओवरऑल भी फायदा दिखेगा. एक और छोटा जवाब सर दीजिएगा, क्या लग रहा है, क्या इससे जो बॉन्ड बेस्ड जो फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, क्या वहां पर भी फायदा होगा? क्या उनके भी परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे रिटेल इन्वेस्टर इससे सीधे जुड़े हुए हैं? सो जस्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने कहा, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है फॉर बॉन्ड मार्केट्स. It also means the return from gilt funds and income funds etc. potentially can, और उनमें सुधार हो सकता है कि क्योंकि not only interest income but capital gain से extra return मिल सकता है. So it is good news for investors in gilt funds and income funds and other fixed income funds. मतलब यानी सबके लिए विन विन सिचुएशन है. सरकार के लिए तो है ही, पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, इकोनॉमी के लिए भी ये अच्छी खबर है कि अगर इस इंडेक्स में शामिल होता है तो इनफ्लो तो बढ़ेगा ही, साथ साथ क्रेडिट प्रोफाइल पर भी असर होगा, फिस्कल डेफिसिट में भी कमी आएगी, आपके बोरोइंग कॉस्ट कम होंगे. शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला. एक प्राइमरी डीलर भी है और आपको भी इसका फायदा होगा और ये इस फायदे का असर आप दिख भी रहा है. आज जबरदस्त तेजी पीएनबी गिल्ड्स के शेयर में दिख रही है. 20% ऊपर शेयर फिलहाल ट्रेड कर रहा है. शुक्रिया गोयल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए. गोल्ड और सिल्वर पर आपसे बात नहीं हुई थी, आप सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही काउंटर के बता दीजिए गोल्ड और सिल्वर में. जी हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है. टारगेट स्टॉप लॉस गोल्ड सिल्वर का बताएं प्लीज. जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर सर. शायद कुछ ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है. अमित जी के उनके कॉल्स ही आपको बता देता हूं कि उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या कॉल्स दिए हैं. 59,050 रुपए के टारगेट के लिए गोल्ड खरीदने की सलाह है अमित जी की. 58,700 के लेवल पे खरीदना है. 58,480 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है. चांदी खरीदने की राय है 72,800 पे. 73,800 का टारगेट है और 72,000 का स्टॉप लॉस है. ये गोल्ड सिल्वर को लेकर अमित सजेजा जी की कॉल है. भूपेश जी, क्रूड पर बताइए क्या करना चाहिए आज? जी, क्रूड का ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है. मुझे उम्मीद है कि क्रूड जहां भी 7460 7470 के आसपास क्रूड मिलता है वहां खरीदारी करनी चाहिए. 7420 का स्टॉप लॉस रहेगा. चार्ट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव समझ आता है. अप साइड में 7560 और 7590 के लक्ष्य संभावित रहे. आपकी राय क्रूड पर? वीरेंद्र सर, आपसे मेरा सवाल था कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? कच्चे में फिलहाल तो पुलिस सेटअप बना हुआ है. कल रशिया ने डीजल एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया है, तो डीजल की जो ग्लोबल शॉर्टेज है वो और गहरा आएगी. यूरोप में फिजिकल क्रूड $100 के पार चला गया है, तो यहाँ से हम 300-400 रुपये की अपसाइड डोमेस्टिक प्राइस में शायद देखेंगे. ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल्स की. अमित जी, अब आपको ऑडियो क्लियर है तो मेटल पे बताइए क्या करना चाहिए. बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आज के लिए? जी, मेटल्स में मैं कॉपर में बिकवाली करना प्रेफर करूंगा. 720 के करीब मेरा मानना है कि 713 से 14 के जो लोज हमें दिखे थे वो रिपीट हो सकते हैं. कंटिन्यूअसली फिलहाल पिछले एक हफ्ते से प्रेशर में, और मुझे लगता है कि अगर आज का सेशन 720 के नीचे क्लोज हो जाता है तो इसमें मंदी और गहरा सकती है, और ये भी हो सकता है कि हम 700 के करीब भी फिसल जाएं. तो मैं कॉपर में सेलोन रैलीज की सलाह देना चाहूंगा. अमित जी, छोटा जवाब दीजिएगा. क्रूड और नेचुरल गैस दोनों के ऑप्शंस के ट्रेड
ट्रेडिंग रणनीति आपने भेजा है, बताएं कैसे ट्रेड करें यहाँ पे क्रूड में और एनजी में, ऑप्शंस में। जी, देखिए क्रूड में कॉल लेके चला सकता है। मेरा मानना है कि तेजी जो है वो देखने मिल सकती है। 7,500 का जो कॉल है वो 230 के करीब लिया जा सकता है 190 के स्टॉप के साथ। अपसाइड में 300 के टारगेट लिए जा सकते हैं। साथ ही नेचुरल गैस में, क्योंकि शेवरॉन में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो हमने देखा कि एक तरह से स्ट्राइक जो है एवर्ट हो गई है, तो उसका हमें बिकवाली का एक दौर हमें नेचुरल गैस में देखने मिल रहा है। ये प्रेशर बना रहेगा आज के सेशन में। मेरा मानना है कि पुट लेके चला जा सकता है नेचुरल गैस में। डाउनसाइड में जो है इसके जो टारगेट होंगे वो करीबन 7 के आसपास के होंगे। फ्यूचर्स में अगर यही ट्रेड किया जाए तो 220 के आसपास बिकवाली करके 212 का एक टारगेट लिया जा सकता है और 224 का स्टॉप लिया जा सकता है। तरुण जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल शुगर पे करना चाह रहे थे। क्या सरकार इतना सतर्क क्यों है? लगातार आप बोल रहे हैं कि हर हफ्ते वीकली स्टॉक जारी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जितने भी ट्रेडर्स हैं, मिलर्स हैं, सबको। थैंक यू विश्व मोहन जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, इस साल हमारा जो प्रोडक्शन रहा वो करीबन 31 मिलियन मैट्रिक टन रहा, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 15% कम है। उसको कॉम्पनसेट अगर करने की बात करें तो लास्ट क्रॉप ईयर के अंदर हमारा 11 मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट था, और इस साल बस पहले 6 महीने में 6 मिलियन मैट्रिक टन हुआ, उसके बाद में नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पनसेट टू सम एक्सटेंट करता है, बट मार्केट में अभी सप्लाई का किल्लत है और एंडिंग स्टॉक जो रहने वाला है पिछले 10 इयर्स में लोएस्ट रहने वाला है, अराउंड 1.5 मिलियन मैट्रिक टन। कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता है। साइमल्टेनियसली हम महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये दो जो शुगर के बेल्ट है, यहाँ पर इस बार प्रोडक्शन कम होने के आसार हैं एरेटिक मॉनसून की वजह से, तो ये भी एक चिंता का विषय है। साइमल्टेनियसली ग्लोबल मार्केट में देखिए, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हमारे यहाँ सप्लाई कम होगा तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट पर फर्क पड़ता है। यही कारण है कि यूएस के अंदर आइस कॉन्ट्रैक्ट 11 ईयर्स के हाई पर और हमारे यहाँ 6 ईयर्स के हाई पर है। थाईलैंड में भी शुगर कम होने वाला है, तो वो भी एक एडेड एक्चुअली फियरिंग फैक्टर हो जाता है ग्लोबल मार्केट के लिए। कहीं ना कहीं मार्केट में ये चिंता का विषय है कि हो सकता है कि नेक्स्ट क्रॉप ईयर के अंदर इंडिया एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट ना करे। ओके, हमारे साथ हेमंत शाह भी हैं एग्री मंडी से। हेमंत जी, क्या हो रहा है कॉटन, ये शुगर को लेकर क्या अपडेट है, क्या आउटलुक है आपका प्राइस को लेकर? सर थैंक यू विश्व मोहन जी। शुगर के आउटलुक के बारे में अगर बताना चाहे तो पहले मॉनसून को समझना होगा। अल नीनो का जो इफेक्ट आया है, जो इंडिया को हिट कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आया है वो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में है। यूपी में बारिश अच्छा हुआ है, तो यूपी में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन कंपेयर टू लास्ट ईयर अपकमिंग प्रोडक्शन जो लग रहा है शुगर का वो काफी कम लग रहा है। और एग्री मंडी का जो रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से जो फिगर्स जो एस्टिमेटेड सामने आ रहे हैं वो 30.5 मिलियन मैट्रिक टन के फिगर्स सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका पे है। ओके, यानी उत्पादन कम हो सकता है इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। शुक्रिया हेमंत जी आपका, आपने वक्त निकाला। तरुण जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा ग्वार को लेकर, क्या करना चाहिए ग्वार में? आई थिंक सितंबर में जो मानसून अच्छा रहा राजस्थान में, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमने प्राइस पर आते हुए देखा है, और अभी अराइवल स्टार्ट हो जाएंगे एक हफ्ते बाद से। तो हमें ऐसा लगता है कि जो 6200-6300 के बाद अभी 5850 है, प्रॉब्ली 200 रुपए का करेक्शन फर्दर देखने को मिले बिफोर जो न्यू क्रॉप मार्केट में आना स्टार्ट हो। ओके, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। वक्त कम था, आगे आपसे बात होगी। तो मुनाफे की मंडी में इतना ही।